हाय फ्रेंड्स। बचपन में एक कहानी सुनी थी। वो कहानी थी 6 अंधे और एक हाथी की। 6 अंधे व्यक्ति जो थे वो जंगल में जा रहे थे और उन्हें एक हाथी मिला और उन्होंने सबने ना, हाथी दिखा तो था नहीं, तो इसलिए उन्होंने सबने उसका एक एक पैर पकड़ लिया, एक एक अंग पकड़ लिया और उसके बाद में वो जंगल से चले गए। तो जब वो जंगल से बाहर गए तो किसी ने पूछा उनसे कि भाई आपने क्या देखा। तो उन्होंने कहा कि हमने जंगल में हाथी देखा। तो उसने पूछा कि भाई हाथी किस तरीके का था। तो देखिए, जिसने पांव पकड़ा था वो कहता है कि हाथी जो है ना वो एक बड़े से मोटे पेड़ के तने की जैसे था। जिसने पूंछ पकड़ी थी वो कहता है कि नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं, हाथी तो रस्सी जैसा था। थर्ड पर्सन जिसने सूंड पकड़ी थी उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, हाथी तो एक मोटे से सांप की तरह था। इस तरह से 6 लोगों ने हाथी की अलग अलग 6 डेफिनेशंस दे दी। तो दोस्तों आप बताइए, इन 6 में से क्या कोई भी सही था? नहीं। क्यों? क्योंकि सबके पास अधूरी जानकारी थी। इसी तरह दोस्तों, जब आप कुंडली का या ज्योतिष का जब अध्ययन करने, स्टडी करने जाते हो तो आपको YouTube पे सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और बुक्स में भी बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन आपको कहीं राशिफल मिलेगा, कहीं पर आपको ग्रह गोचर मिलेगा, कहीं पर आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स मिलेंगे, लेकिन एक जगह पर सारी चीजें नहीं मिलती। इसलिए अधिकतर आप परेशान हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतना शानदार वीडियो लेकर के आया हूं कि मैं एक ही वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जानकारी दे दूं। और मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि जब ये वीडियो आप पूरा ढंग से देख लेंगे तो आपको ज्योतिष से संबंधित पूरी जानकारी 100% क्लियर हो जाएगी कि आप अपनी कुंडली खुद बनाएंगे और उसमें संबंधित सारी चीजें आप खुद समझ जाएंगे। इस तरह से आप बन जाएंगे खुद एक एक्सपर्ट ज्योतिष। दोस्तों बहुत मुश्किल है, बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स से और काफी गहरे ज्ञान के समंदर में से और बहुत काम की चीजों को एक जगह समाहित करना और उसको कम टाइम में लाना दोस्तों एक चैलेंजिंग टास्क था जो मैंने कोशिश की है। और उसमें डेफिनेटली गलतियां होगी, तो मैं आपको चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मेरी गलतियां भी बताएं और मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, और आप अगला वीडियो किस टाइप का देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें। और कोई प्रश्न आपका हो तो वो जरूर पूछेगा। तो दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बहुत ही उत्साह से शुरू करने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। बस एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और दूसरा, आप मेरी वीडियो, अगली वीडियो जो बहुत इंफॉर्मेशन लेकर के आने वाली है, वो आप चाहते हैं तुरंत ही आ जाए तो आप बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों अब विषय की गहराइयों में खो जाते हैं और आप एक्साइटेड हो जाइए हॉट सीट पर, और बहुत मजा आने वाला है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज से कुंडली की विवेचन। देखिए, बेसिकली सबसे पहला सवाल ये कि मैंने अलग अलग स्टेजेस में जिनको आपको ना पूरी एक प्रोसेस बता दी है और मैं आपको वो एक एक करके बताने वाला हूं। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि कुंडली आखिर होती क्या है। तो दोस्तों कुंडली उसी तरह से है जैसे आकाश में बहुत सारे प्लैनेट्स वो अलग अलग जगह पर मौजूद होते हैं लेकिन मूव करते रहते हैं। हमारी अर्थ भी मूव करती रहती है। तो जब जिस समय आपका जन्म हुआ उस टाइम पर और जिस जगह पे जन्म हुआ उस टाइम पर आकाश में जिस प्लेनेट की, जिस स्टार की जो पोजीशन थी, वो सारी की सारी एक ऐसे चार्ट में बनकर के आ जाती है। तो वो मैप होता है आपका। तो वो उसे बर्थ चार्ट या कुंडली कहते हैं दोस्तों। जैसे पृथ्वी का मैप होता है उसी तरह से हमारे जन्म के समय के प्लैनेट्स का आकाश का मैप है जिसे हम कुंडली कहते हैं। अब बात यह है कि कुंडली सबसे पहले तो बनाई कैसे जाए। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। आप अपना जो प्ले स्टोर है या iOS स्टोर है वहां पर जाकर के और कोई सा भी कुंडली का एक सॉफ्टवेयर साधारण सा आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे मान लीजिए एक है एस्ट्रो सेज हो गया, दूसरा हिंदू कैलेंडर है, ऐसे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे आपको। आप कोई सा भी ठीक ठाक सा ऐप जिसकी रेटिंग्स अच्छी हो, जिसकी साइज कम हो, वो डाउनलोड कर लीजिए आप। अब उस ऐप में एज ए फर्स्ट स्टेप आप क्या डालेंगे, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ। ये 4 चीजें दोस्तों इसमें एंटर कर दीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए। तो क्या होगा, आपके पास में एक इस तरीके का चार्ट बनकर के सामने आ जाएगा जो आपका बर्थ चार्ट यानी कुंडली है। अब यहां से शुरू करते हैं सेकंड स्टेप को। अब कुंडली में सबसे पहले देखना क्या है आपको। देखिए, हर कुंडली में 12 हाउसेस फिक्स होते हैं, ये सेक्शंस बने हुए हैं। तो ये 12 जो घर है, 12 जो सेक्शंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हर कुंडली में फिक्स होते हैं। आप अपनी कुंडली देखें या किसी और की कुंडली देखें, सब में ये फिक्स होते हैं। और इन सब का एक एक डिपार्टमेंट होता है, एक एक पर्पस होता है आपकी जिंदगी को लेकर के। तो मैं क्विकली आपको ये बताता हूं कि कौन सा डिपार्टमेंट किस हाउस से देखा जाता है, और उसके बाद ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझसे क्वेश्चंस में पूछिएगा। तो मैं इसको बता देता हूं आपको कि पहला हाउस जो है ना वो आपका खुद का हाउस है, दैट इज अ हाउस फॉर सेल्फ। यानी इसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपका थॉट प्रोसेस,
आपकी आइडेंटिटी, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका जो व्यक्तित्व है वो सारा यहां से देखा जाता है। यानी ये आपका खुद का घर है। अगर कोई पूछे कि आपके बारे में कोई चीज मालूम करनी है, आपके जीवन के, आपके खुद के बारे में, तो वो सब यहां से देखेंगे। सेकेंड हाउस दोस्तों है वो है रिसोर्सेज का हाउस। इसे धन स्थान कहा जाता है, यानी मनी भी एक तरीके का रिसोर्स है, तो वो यहां से देखा जाता है। आपकी वाणी, आपकी आवाज, वो भी एक तरीके का रिसोर्स है। आपने देखा कई बहुत मीठी आवाज बोलते हैं, कई ऐसे होते हैं तीखी आवाज बोलते हैं, तो वो भी रिसोर्स है, तो वो भी यहां से देखते हैं। और तीसरा ये कि आपकी फैमिली भी रिसोर्स होती है, तो वो आपका यहां से देखा जाता है। तो ये रिसोर्सेज का हाउस है। थर्ड हाउस दोस्तों वो है आपका करेज का और पराक्रम का। पराक्रम मतलब आप कितनी मेहनत करेंगे, तो वो आपका थर्ड हाउस से देखा जाता है। साहस कितना है आपके अंदर, वो सब यहां से देखते हैं आप। और साथ ही साथ ये छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो जहां मेहनत की बात आती है वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। फोर्थ हाउस जो है वो आपका हाउस है सुख का हाउस, और साथ ही ये है प्रॉपर्टी का, लैंड का, गाड़ी का और बड़े घर का। ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो वो सब यहां से देख सकते हैं फोर्थ हाउस से। कैसे देखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये पहचान लीजिए कि कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज में गिना जाता है। नेक्स्ट हाउस है दोस्तों फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस को आपको कहा जाता है कि ये हाउस है ज्ञान का और बुद्धि का, यानी कि यहां से आप विजडम देख सकते हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट कितने हैं आप। साथ ही यहां से आप देख सकते हैं किड्स, आपके अपने बच्चे जो है वो, और आपकी अगर जिंदगी में कोई लव अफेयर है आपका, या किसी से आपका कोई भी संबंध प्रेम संबंध चल रहा है, वो सब आप यहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस इसलिए भी बन जाता है क्योंकि दोस्तों ये सबसे शुभ पॉजिटिव हाउसेज में से एक है, क्योंकि यहां पर आपके जो गार्जियन एंजल यानी कि इष्ट देवता है वो यहां पर बैठते हैं। यानी यहां से आप पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देवता कौन है। और इष्ट देवता दोस्तों वो हैं जिनके आपने अगर चरण पकड़ लिए, जिनकी आपने ब्लेसिंग्स ले ली और जिनको अपने हर काम करने से पहले याद किया, तो वो अकेले ही सारी कुंडली के सारे हाउसेस, सारे डिपार्टमेंट को आपके फेवर में कर देंगे। इसलिए इनको जरूर पहचानिएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट हाउस आता है वो दोस्तों सिक्स्थ हाउस है, वो एनिमीज का हाउस है। एनिमीज किसी भी तरीके के हो सकते हैं, आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो रखा है तो वो आपके एनिमीज हो गए। साथ ही कुछ नहीं दिखने वाले एनिमीज भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बीमारी है, आप किसी चीज से कोई रोग से ग्रसित हैं, तो वो भी एक जो भी डिजीज होती है वो भी सारी की सारी आपकी दुश्मनी तो है जो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं जीने दे रही, तो वो एनिमीज भी यहाँ आएंगे। साथ ही अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, कुछ चोट वोट लगती है, तो वो भी यहीं से देखी जाती है दोस्तों, क्योंकि ये सब आपके एनिमीज है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से आपका जॉब और कंपटीशन भी देखा जाता है। मतलब क्योंकि जॉब और कंपटीशन में आप क्या होता है कि आप बहुत सारे लोग उस चीज को हासिल करने के लिए आप कॉम्पीट कर रहे होते हैं, और आप उनमें से सेलेक्ट होते हैं या आप प्रमोट होते हैं, तो वो बाकी के सारे लोग भी एक तरीके से राइवल्स हैं आपके, यानी कि एनिमीज हैं। तो वो सब भी यहां से देखे जाते हैं। कैसे देखते हैं, प्लैनेट्स कैसे बैठते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार डिपार्टमेंट को समझ लीजिए। सेवंथ हाउस है आपका वो लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, यानी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप का हाउस है। साथ ही आपका ये जो डेली इनकम होती है जो व्यापारियों की, वो भी यहीं से देखते हैं। एट्थ हाउस जो है वो आपका हाउस है मिस्ट्रीज का, गुप्त चीजों का। साथ ही ये हाउस है डेथ का, यानी मृत्यु का घर भी है। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं कि जहां मृत्यु है वहीं पर एज भी है। अगर यहां पर बैठे हुए प्लैनेट्स आपकी एज को पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, तो आपकी एज बढ़ जाएगी और मृत्यु आपसे दूर चली जाएगी। नाइन्थ हाउस है दोस्तों वो है भाग्य का घर, यानी आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। कई बार ऐसा होता है ना, छोटा सा आपने काम किया और बहुत बड़ा रिजल्ट मिल गया, तो भाग्य आपका कितना साथ देगा वो यहां से देखते हैं। साथ ही यहां से आपकी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस नेचर, वो भी देखा जाएगा कि आप कितने धार्मिक हैं। और साथ ही यहां से पिता के बारे में भी देखा जाएगा। दोस्तों 10th हाउस आपका सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि यह हाउस है प्रोफेशन का हाउस। प्रोफेशन का हाउस मतलब आप क्या काम करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, कंसल्टेंसी करेंगे, ब्रोकरेज का काम करेंगे, जो भी आप जिंदगी में काम करेंगे वो सारा आप यहां से देखेंगे। फैक्ट्री चलाएंगे, ऑफिस चलाएंगे, जो भी ये सब यहां से देखेंगे। और इससे जो इनकम होगी वो 11th हाउस से देखते हैं, क्योंकि उपलब्धियों का यानी अचीवमेंट्स का घर है, और अचीवमेंट्स में इनकम भी आती है आपकी। तो इनकम अगर आपको देखनी है आपके मेहनत से, तो वो यहां से देखते हैं। नेक्स्ट हाउस है दोस्तों 12th हाउस, और ये हाउस रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस को, यानी कि खर्चों को, कि आपकी जिंदगी में किस चीज पे कितने खर्चे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये 12 हाउसेस के 12 के डिपार्टमेंट फिक्स है, ये चेंज नहीं होते। अब इसमें अलग अलग राशियां, अलग अलग ग्रह बैठते हैं, उसके हिसाब से हम इनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं कि राशि क्या है। आपने राशियों के बारे में बहुत सुना होगा, राशि फल भी आप रोजाना पेपर में और टीवी पर देखते होंगे। राशियां बेसिकली क्या है कि हमारे जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ, हमारे जो सौर मंडल है बेसिकली उसके चारों तरफ ना बहुत सारे चांद सितारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के हेवनली बॉडीज हैं, उन सब का ना ग्रुप बना रखा है, और ग्रुप बना करके उनको कहा जाता है नक्षत्राज। नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब होता है जो क्षर नहीं होते, यानी जो
खत्म नहीं होते, जो बदलते नहीं है, ये फिक्स रहते हैं नक्षत्र। और नक्षत्रों को क्योंकि बहुत सारे नक्षत्र हैं तो उनको काउंट करना मुश्किल है, तो ऐसे 27 बेसिकली नक्षत्र को आइडेंटिफाई किया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले ही पता लगाया ये, और उसके बाद में उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में बना दिया गया। उनकी शेप देखिए और उसके हिसाब से उनको शेप के हिसाब से एक एक ग्रुप में उनका कलेक्ट कर लिया गया उनको। तो वो जो ग्रुप्स है वो होती है राशि। देखिए राशि का बेसिक मतलब होता है कि इकट्ठा करना, यानी कि क्वांटिटी। आपने देखा होगा जल राशि होती है, धन राशि होती है, इसी तरह से राशियां भी नक्षत्रांश का कलेक्शन है। हर राशि में 9 चरण के नक्षत्र होते हैं, मतलब नक्षत्र देखिए 27 होते हैं और हर एक नक्षत्र के 4 स्टेप्स यानी 4 चरण होते हैं। टोटल 108 जो है वो टोटल आपके पास में चरण हो गए, यानी कि स्टेप्स हो गए। आपने देखा होगा कि हर मंत्र से पहले हम 8 टाइम्स लिखते हैं या 108 बार हर मंत्र को बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नक्षत्र उन सबको एक एक बार प्रणाम हम लोग कर देते हैं। और अब ये जो है इतने सारे जो है उन सबको आपने क्या किया कि 9 के पार्ट्स में डिवाइड किया, इन 4 चरणों को 9 में डाल करके, और ये सारे 9 का कलेक्शन जो है उनको राशियों में कन्वर्ट कर दिया। इन 9 का एक एक पैकेट बना दिया आपने और उनकी शेप के हिसाब से उनको नाम दे दिया। तो सबसे पहली राशि है दोस्तों एरीज यानी कि मेष राशि, और उसके मालिक है मार्स यानी कि आपके मंगल ग्रह। दूसरी है टॉरस यानी कि वृष राशि, जिसके है कि वीनस जो कि शुक्र। थर्ड वाले हैं वो है जेमिनी यानी कि मिथुन जो है मरकरी। और फोर्थ है कैंसर जिसके मालिक है लॉर्ड है मून। 5वें हैं लियो यानी कि सिंह राशि जिसके मालिक है सन यानी कि सूर्य। फिर है वर्गो यानी कन्या राशि जिसके मालिक है मरकरी यानी बुध देव। उसके बाद में है लिब्रा यानी कि तुला राशि, उसके मालिक है वीनस यानी कि शुक्रदेव। स्कॉर्पियो जो कि 8th नंबर की राशि है, उसके मालिक है मार्स मंगल देव। फिर है सेजिटेरियस यानी धनु राशि जिसके मालिक है जुपिटर यानी बृहस्पति देव। फिर उसके बाद कैप्रिकॉर्न आती है मकर राशि जिसके मालिक है सैटर्न। और फिर एक्वेरियस है जिसके मालिक है सैटर्न, एक्वेरियस मतलब हो गया कुंभ राशि। और फिर लास्ट में आती है मीन यानी कि पाइसियस और जिसके मालिक है जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव। अब ये सारी राशियां इनमें आपको लिखी हुई दिख जाएगी। अब जैसे देखिए राशियां देखेंगे तो हमने पहले डिपार्टमेंट्स तो ग्रीन कलर में मैंने शो ही कर रखे हैं, लेकिन आपकी जब कुंडली आएगी तो उसमें कुछ अलग नंबर्स लिखे हुए दिखेंगे इनके अलावा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रेड में मैंने जो सर्कल बना रखा है वो आपकी हो सकता है किसी एक व्यक्ति की जो जन्म कुंडली है उसमें इस तरह से अक्षर लिखे हो, जरूरी नहीं है 1 से शुरू हो, ये हो सकता है 3 से शुरू हो रहे हो। तो जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 ये राशियां हैं दोस्तों, और ये इसी सीक्वेंस में चलती है। मान लीजिए किसी के यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 इस तरह से आप देखेंगे कि राशियां लिखी हुई है। अब देखिए अब अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर कि मान लीजिए ये किसी एक व्यक्ति की कुंडली है जिसका यहां पर पहले हाउस में क्या लिखा हुआ है 3 का मतलब दोस्तों क्या हो गया, उसका मतलब हो गया आपके पास में जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के मालिक होते हैं मरकरी। अब ये जो प्लैनेट्स हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग हैं और बड़े अच्छे हैं, और इस व्यक्ति को इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से पहचान सकते हैं। जैसे मैं शॉर्टली बताता हूं, मार्स वाले जो होते हैं वो बहुत करेजियस होते हैं और थोड़े से गुस्सैल भी होते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है उनका। वीनस वाले जो होते हैं ना उनको ब्यूटीफुल चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो शौकीन होते हैं अच्छी आर्ट अच्छा म्यूजिक इन चीजों के। इसी तरह से जो नेक्स्ट है आपके पास में मून दोस्तों मन का कारक है। तो मन जो इमोशनल लोग होते हैं वो मन से, जो पेंटर होते हैं जो इमेजिन ज्यादा करते हैं वो सारे मून के यानी कैंसेरियंस होते हैं। फिर सन जो होता है वो होता है आपका लीडर, वो सारे ग्रहों का मालिक है। तो जो लीडरशिप जिसमें होती है, जो सरकारी जॉब में है या मान लीजिए बड़ी पोस्ट पे है, तो वो सारे सन से देखे जाते हैं। फिर इसी तरह से जुपिटर है, जुपिटर देव गुरु है, देवताओं के सबके गुरु हैं, तो सबसे ज्यादा हितकारी हैं, सबका भला करने वाले हैं और बहुत गहरी नॉलेज रखते हैं। तो जहां नॉलेज की बात आती है तो वहां आती है जुपिटर की बात। और सैटर्न जो है वो दासों के मालिक है, यानी जो छोटी तबके के लोग होते हैं या छोटे जो गरीब लोग होते हैं, दीनहीन होते हैं, उन सब का, या जो लेबर क्लास है उन सबको अगर देखना हो तो वो सारे सैटर्न से गवर्न होते हैं। तो दोस्तों मैंने एक बार छोटा सा ये शॉर्ट में आपको बता दिया है। अब अपन वापस यहां आते हैं। अब जैसे इस कुंडली में हम लिखा हुआ 3 नंबर यहां लिखा है, मतलब कि मिथुन राशि का मतलब हो गया आपके पास में मरकरी यानी बुद्धदेव यानी गणेश जी। बुद्धदेव किस किस चीज के लिए जाने जाते हैं? देखो बुद्धदेव और गणेश जी अलग अलग हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी लगभग एक सी है। दोनों अलग अलग देवता हैं लेकिन वो एक सी ही चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुद्धदेव यानी गणेश जी क्या क्या चीज करते हैं? इंटेलिजेंस, उसके अलावा नॉलेज, उसके अलावा आपकी कैलकुलेशन यानी मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस, ये सब गणेश जी के हाथ में है।
तो देखिए इस व्यक्ति के अगर यहां पर 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब ये व्यक्ति कैलकुलेशन में अच्छा होगा, ये इंटेलिजेंट होगा और ये चीजों को कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाएगा। मतलब ये जो बात कहेगा वो लोगों को बहुत प्रभावित कर जाएगी, बहुत इंप्रेस कर जाएगी। तो ये क्वालिटी इसकी यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट हाउस है, इसमें लिखा हुआ है 4, यानी कि दूसरे नंबर पे जो हाउस है, ये हाउस किसका है? रिसोर्सेज का। और वो किसको मिला हुआ है? वो मिला हुआ है कैंसर यानी कि मून को। तो यहां पर मौजूद जो है ना, जो इसकी फैमिली से जो रिलेशन होंगे, रिसोर्स में फैमिली भी आती है, तो वो रिलेशन किस तरह से होंगे? भावुक, यानी कि इमोशनल। वो इमोशनली कनेक्टेड रहेगा अपने सारे परिवार से। साथ ही इसकी आवाज बहुत मीठी होगी, लोगों को प्रसन्न करने वाली आवाज होगी। साथ ही ये जो पैसा है उसके मामले में भी डिसीजन जो लेगा वो इमोशंस के बेसिस पर लेगा। थर्ड हाउस जो है इसमें लिखा हुआ है 5, यानी कि ये हो गया 5 मतलब सन यानी सिंह राशि, यानी जो पराक्रम का घर है इसका, यानी कि जो करेज का घर है उसमें बैठे हुए हैं आपके पास में सिंह देव, ये आपके सूर्य देव। इसका मतलब इसमें लीडरशिप होगी, ये किसी चीज से डरेगा नहीं और आगे बढ़कर के हर चीज को खुद अपनी जिम्मेदारी पे पूरा करेगा। नेक्स्ट है आपका 4th हाउस। 4th हाउस में क्या लिखा हुआ है? 6 यानी कि वर्गो। वर्गो किसका घर है? वर्गो है आपका कन्या राशि यानी कि मरकरी। अगेन इंटेलिजेंस, अगेन आपका जो कम्युनिकेशन, ये सब यहां से देखते हैं। लेकिन दोस्तों 3rd में और 6th में डिफरेंस क्या है? दोनों घर तो मरकरी के हैं, लेकिन एक जेमिनी है और एक आपका वर्गो है। तो जेमिनी जो होते हैं ना वो द्विस्वभाव होते हैं, यानी कि उनमें डबल चीजों को एक बार 2 अलग अलग एंगल से देखने की काबिलियत होती है। यानी आप हर चीज का विचार 2 अलग अलग तरीके से करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, ब्लैक एंड व्हाइट। और 6th जो हाउस है वो कन्या राशि। कन्या राशि ना क्रिएटिव होती है बहुत। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये हाउस है आपका किस चीज का? लैंड, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मदर का भी है और ये आपके गाड़ियों वगैरह का है। तो इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ कौन बैठे हुए हैं? कन्या राशि। कन्या राशि मतलब जब भी आप कोई गाड़ी खरीदेंगे तो आप उसमें बहुत बारीकी से देखेंगे, क्रिएटिव तरीके से देखेंगे कि इसका कलर कौन सा लेना है, इसके अंदर कौन सी सीट्स अच्छी लगेगी। तो वो क्रिएटिव जो कन्या राशि की चीजें हैं वो यहाँ आएगी। लेकिन साथ में बुध देव है यानी मरकरी का भी आपको यहाँ पर इफेक्ट नजर आएगा कि ये जगह जो है वो आपको कैलकुलेटिव तरीके से आप लेंगे कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, कौन सा फ्लैट लेंगे, वो सब यहां से देखेंगे। नेक्स्ट हाउस है आपका 7th हाउस, ये 5th हाउस, और इसमें आपका जो है इष्ट देव। अब यहां पर लिखा हुआ 7 कौन हो गए? 7 हो गए आपके लिब्रा, यानी कि ये हो गए वीनस। तो आपके इष्ट देव हो गए वीनस। वीनस का मतलब होता है आपका शुक्र देव। तो शुक्र जो है वो आपके सारी कुंडली के मालिक हो गए, वो गार्जियन एंजल है। तो आप शुक्र देव की, शुक्र देव मतलब माता रानी यानी कि देवी भगवती, उनकी आराधना में लग जाइए। वो आपको सारी कुंडली के सारी चीजें पॉजिटिव करके देंगे। दोस्तों बहुत डिटेल्स में जाना तो बहुत मुश्किल है, मैं थोड़ा सा यहां पर आता हूं और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं। आप लेकिन मेरी मजबूरी समझ सकते हैं कि मैं चीजों को कवर करने के लिए स्पीड बढ़ा रहा हूं। कहीं कोई कंप्लेंट हो तो मैं ऐसा ही वीडियो दोबारा फ्यूचर में डिटेल में बना दूंगा, कई पार्ट्स में। आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आए और आप अपने जीवन का कंट्रोल खुद के हाथ में लें, ना कि किसी ज्योतिषी या किसी झाड़ फूंक वाले बाबा के हाथ में। तो दोस्तों क्लियर और साफ सुथरी नॉलेज देने के पक्ष में मैं हूं। नेक्स्ट दोस्तों 6th हाउस में बैठे हुए हैं मंगल, यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो होते हैं इनोवेटिव, और इनोवेटिव के साथ में होते हैं करेजियस, क्योंकि मंगल है यानी कि मार्स है। तो आप जब जॉब में, कंपटीशन में, जब भी कभी आप एग्जाम वगैरह कुछ देंगे तो आप बहुत इनोवेटिव तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। जो चीज औरों के दिमाग में नहीं आ रही वो आप क्विकली सोल्व करके दे देंगे। तो आपको नए नए तरीके निकालने में आसानी रहेगी। प्लस आप क्योंकि मंगल है यहां पर, तो आप किसी से डरेंगे नहीं। आपकी वजह से आपके दुश्मन हमेशा दबे हुए रहेंगे। और 7th है आपका लाइफ पार्टनर का घर, जहां पर बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति का, यानी कि ये सेजिटेरियस है। तो गुरुदेव बृहस्पति आपको, आपकी जो वाइफ होगी या आपके बिजनेस पार्टनर होंगे, वो नॉलेज लेकर के आएंगे आपकी जिंदगी में, और आपके और उनके बीच में नॉलेज वाले डिस्कशंस हुआ करेंगी। साथ ही वो धीर गंभीर होंगे, चीजों को आपकी भलाई के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट हाउस है 8th हाउस, जो मिस्ट्रीज का और इस तरीके का है, जिसमें आप देखते हैं कि गुप्त विद्याएं हो गई, गहन रिसर्च। और वो हाउस है दोस्तों किसका? सैटर्न का। और ये बहुत बढ़िया पोजीशन है। क्यों? क्योंकि जो सैटर्न है यानी शनिदेव है, वो गहरी रिसर्च, डीप रिसर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर 8th हाउस में शनि देव की यानी कि सैटर्न की राशि बैठी हुई है, यानी कैप्रिकॉर्न बैठी हुई है, इसका मतलब ये व्यक्ति किसी भी चीज के बहुत गहराई में जाकर के उससे समझेगा और बहुत अच्छे अध्ययन करके फिर निष्कर्ष निकालेगा। ऐसी हल्की बात कभी नहीं करेगा। तो ये रिसर्च, यानी जैसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं आपके, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, जैसे रिसर्चर्स होते हैं, जैसे नोबेल लॉरिएट्स होते हैं, आप देखेंगे उन सब का ये 8th हाउस आपको बहुत स्ट्रांग नजर आएगा। और खासतौर पर इसमें शनिदेव हो तो ये और भी अच्छा हो जाता है।
तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका भाग्य का, यानी यहां भी शनिदेव बैठे हुए हैं, यानी 9th हाउस में आपके शनिदेव का घर है ये एक्वेरियस का, यानी यहां के मालिक शनिदेव हुए। तो बेसिकली शनिदेव क्या है, ये वैसे रिसर्च को बड़ा बढ़ावा देते हैं, साथ ही ये न्यायाधीश भी हैं, ये जजमेंटल हैं, और साथ में इसके अलावा ये थोड़े स्लो हैं। आपने देखा होगा शनि सबसे दूर है हमारे सौरमंडल में, तो धीरे चलते हैं। तो इसका मतलब भाग्य आपका साथ तो देगा, लेकिन थोड़ा सा लंबे समय में, यानी मिलेगा वही जो आप चाहेंगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे। यानी मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा, आपकी मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा रुक करके मिलेगा अगर यहां पर शनिदेव है। नेक्स्ट आते हैं यहां पर 12th हाउस, यानी कि आपका जो कर्म का स्थान है, प्रोफेशन का स्थान है, वहां बैठे हुए हैं आपके पाइसियस, यानी कि जुपिटर। जुपिटर अगेन वही है कि आप उस क्षेत्र में जाएंगे जिसमें नॉलेज की जरूरत पड़ते हो, तो आप एक बड़े अच्छे लेखक बन सकते हैं, एक अच्छे जो है कवि बन सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत अच्छी जो बुक्स वगैरह की, या आप रिसर्च का, या गहरी स्टडी, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित टीचिंग फील्ड में, इस फील्ड में, लेक्चरशिप फील्ड में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 11th, यानी ये 11th हाउस है इनकम का हाउस, और उसमें बैठे हुए हैं मंगल देव, यानी पहली राशि एरीज यानी मंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा कहां से आएगा, आपकी हिम्मत से। आप जब करेजियस होकर के हिम्मत के साथ में कोई काम करेंगे तो आपको उससे पैसा मिलेगा। नेक्स्ट हाउस है आपका लास्ट हाउस जो है 2, यानी कि टॉरस। टॉरस यानी कि वीनस का, यानी वीनस मतलब शुक्रदेव। वीनस है लग्जरीज और ब्यूटी के कारक। तो आपका जो पैसा खर्च होगा, यानी एक्सपेंसेस हाउस है नहीं, इसमें बैठे हुए वीनस, यानी आपका पैसा किस चीज पे खर्च होगा, लग्जरी पे खर्च होगा। आप ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, महंगे आपके शौक रहेंगे, बड़े क्लब्स को आप ज्वाइन करेंगे, एंटरटेनमेंट आपका बड़ा अच्छा होगा, फॉरेन ट्रैवल अच्छा होगा। ये हाउसेस फॉरेन ट्रैवल को भी देखते हैं। यहां से आप देखते हैं शॉर्ट टर्म जो ट्रिप्स होती है वो, और यहां से देखते हैं लॉन्ग टर्म ट्रिप्स को। चलिए दोस्तों, ये बहुत डिटेल में गए। इसके अलावा आप थोड़ा शॉर्ट में मैं कवर करूंगा, अगले वीडियोज में आप चाहोगे तो मैं बढ़ा दूंगा। अब ये हमेशा जैसे आपकी कुंडली बनकर के आई इसमें फिक्स है, लेकिन इसके अलावा यहां पर आपको कुछ लिखा हुआ भी दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपके लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है सूर्य यानी सन, और मान लीजिए कि आपके जो है यहां पर लिखा हुआ है, सपोज करिए चंद्र यानी कि चंद्रमा, और मान लीजिए आपके यहां पर लिखा हुआ है वीनस यानी कि शुक्र, यहां पर कुछ और लिखा हुआ है। तो ये जो लिखे हुए हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके यहां पे सैटर्न लिखा हुआ है या शनिदेव लिखा हुआ है, तो ये इन सारे ग्रहों के साथ में ये जो राशियां थी इनके अंदर भी ग्रह बैठे हुए हैं कि कौन सा ग्रह कहां स्थित था जब आप जन्मे थे। तो उसके हिसाब से दोस्तों अब क्या होता है ना, क्योंकि हम एक सर्कल जो है उसके अंदर आप देखते हैं कि 360 डिग्रीज होती हैं, यानी अगर आप देखते हैं तो हमारी पृथ्वी, हम अगर ऐसे माने तो उसके चारों तरफ ये राशियां हैं, तो आपके 360 डिग्रीज में ये 12 राशियां हैं, यानी हर एक राशि को 30 डिग्रीज मिली है। तो क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए यहां पर सपोज करिए सूर्य है, तो सूर्य हो सकता है आपकी राशि शुरू होते ही हो, यानी कि उसकी एक डिग्री होती है, और मान लीजिए हो सकता है कि बीच में हो, या हो सकता है कि लास्ट में हो जब ये राशि परिवर्तन होने वाली हो। तो उसके हिसाब से सूर्य या बाकी सारे प्लैनेट्स की डिग्रीज होती है। तो अगर किसी की डिग्री 0 to 6 डिग्री है तो उसे एक छोटे बच्चे की जैसे यानी न्यू बॉर्न बेबी की तरह से मान सकते हैं। इसी तरह से अगर 7 से 12 डिग्री है तो उसे एक टीनेजर मान सकते हैं, उसका असर थोड़ा ज्यादा होगा। और अगर 13 to 18 डिग्री में अगर कोई प्लैनेट है तो दोस्तों उसका असर बहुत जबरदस्त होने वाला है। और 19 to 24 डिग्री में वो बूढ़ा हो गया, यानी कि उसका असर थोड़ा कम होगा, यानी वो उस राशि से, एक राशि से निकल करके और वो दूसरी राशि में जा रहा है। और लास्ट में 25 से 30 डिग्री यानी कि सिनाइल, यानी ये बहुत गहरी, लगभग बुढ़ापे की वो एज है जिसमें मृत प्राय यानी कि ऑलमोस्ट डेड पर्सन मान सकते हैं। तो उसका असर न के बराबर होता है, और उसका असर कहां होता है, यहां होने की बजाय इससे अगले वाले पार्ट में होता है। वो मैं बताऊंगा, जो चलित कुंडली से देखते हैं वो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अब बात आती है उसके बाद में दृष्टि। अब ये आपने देख लिया, डिग्रीज देख लिया आपने, अगला काम क्या करना है, दृष्टि। दृष्टि क्या होता है कि जो ग्रह जहां बैठा हुआ है उसका बाकी सब जगह पर भी असर पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये जो डिपार्टमेंट्स है ना आपस में, ये सारे इंटरकनेक्टेड है, यानी एक का असर दूसरे पे पड़ता है। और 7th दृष्टि सबको मिली हुई है, यानी जैसे देखिए ये है, यहां से काउंट करेंगे 7 तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ये दोनों हाउसेज आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि ये मेहनत का घर है और ये भाग्य का घर है। तो आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य चमकेगा। तो इस तरह से कनेक्टेड है। जैसे ये आपका खुद का घर है और ये 7th हाउस जो है